सो लिटरेरी थ्योरी इज दैट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस जिससे हर शिफ्ट में 25 to 30 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, गारंटीड। इट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से जानो और समझो कि लिटरेरी थ्योरी में 2025 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, ताकि आप अपने अगले एग्जाम या अगले शिफ्ट की अच्छे से तैयारी कर पाओ। प्रैक्टिसिंग लेटेस्ट क्वेश्चंस विल लेट यू नो कि कौन सी ऐसी थ्योरीज हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हैं जो रिपीटेटिव है, हर साल आपको देखने को मिलेंगे, एंड कौन से ऐसे टर्म्स हैं या उनकी कैसी कीवर्ड्स आपको पकड़नी चाहिए जो आपको एग्जाम सेंटर पे कंफ्यूज कर सकता है। ऑल ऑफ दिस विल बी आंसर्ड टुडे बिकॉज हम लोग डीप में जाके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, बी इट फैक्चुअल बी इट कॉन्सेप्चुअल। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको समझना है और सही आंसर तक पहुंचना है। इफ इट ऑल यू वांट टू स्टडी विद मी डिटेल में जाके लेक्चर बाय लेक्चर अलोंग विद द प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, तो आप इन पर्टिकुलर लेक्चर्स एंड पेड कोर्सेज को जरूर से चेकआउट करें। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को लगाते हैं एंड यू हैव टू जज फॉर योरसेल्फ एंड कमेंट मी डाउन कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने। जनवरी 2025 से यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन विच इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझना। व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, विच इज द क्लोज एनालिसिस ऑफ पोएम्स without taking into account any external information. Now, practical criticism is a philosophy, is an experiment and a proper theory of I.A. Richards जो उन्होंने किया था। I.A. Richards जो कि न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी से एसोसिएटेड है, did an experiment on the Cambridge students, जहां पर ये अपने स्टूडेंट्स को पोएट्री बांट देते हैं कि इसकी कल एनालिसिस करके आना, एंड हर बच्चा जब अलग अलग एक ही पोएट्री की एनालिसिस करके आता है, he terms this name as practical criticism, which is the close analysis of just the text written in the poetry without talking about any context of history, of biography of the author, of the reader. किसी भी चीज के कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये लोग वरी नहीं करते हैं, सिर्फ कंसर्न करते हैं अपने आप को विद द क्लोज एनालिसिस एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट और अ पर्टिकुलर पोएट्री। सो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। I.A. रिचर्ड्स का ये बुक भी है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिसका सबटाइटल भी आपसे पूछा गया है, अ स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट। मेक श्योर कि आप इस टेक्स्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जनवरी 2025 में पूछा गया है आपसे एक ऐसा क्वेश्चन विच आई एम श्योर कि अब तक आप सब लोग को आइडिया लग चुका होगा कि लिटरेरी थ्योरी में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आना इज सो कॉमन। किसी भी एक पर्टिकुलर थ्योरी को पकड़ लेंगे एंड बोलेंगे कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है या क्रिटिक है जो इस थ्योरी को बिलोंग नहीं करता है, जिससे आपको सबसे पहले ये आइडिया लगना चाहिए कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग डिफरेंट थ्योरीज, तो जब आप एक थ्योरी को पकड़ते हैं उसके सारे क्रिटिक्स को अच्छे से लर्न करें, दूसरी थ्योरी को पढ़ रहे हैं तो उनके सारे क्रिटिक्स को अच्छी तरीके से लर्न करें। ये आपका सबसे पहला पॉइंट होता है। न्यू क्रिटिक कौन इसमें से नहीं है? तो न्यू क्रिटिक्स फॉर ऑल दोज पीपल हु टॉक्ड अबाउट द क्लोज एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट। ये एक नए तरीके का टेक्स्ट को एनालाइज करने का तरीका था, विच वॉज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनालाइजिंग अ टेक्स्ट, जहां पे ऑथर की डिटेल्स, रीडर का रिस्पॉन्स एंड आपकी हिस्टोरिकल एंड सोशल कंडीशंस को अटैच करके एक टेक्स्ट का मीनिंग निकाला जाता था। एलन टेट, रॉबर्ट पेनवेरन, क्लिनेथ ब्रूक्स, I.A. रिचर्ड्स, ये सब फेमस न्यू क्रिटिक्स हैं, जिसमें से क्लॉड लेवी स्ट्रॉ जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट थे, बिल्कुल भी न्यू क्रिटिक नहीं है। तो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू एंड आई होप कि इस क्वेश्चन के थ्रू यू नो कि आपको किसी भी थ्योरी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जनवरी 2025 में आपसे पूछा गया है एक ऐसा अनमोल क्वेश्चन जो कि हर शिफ्ट में रिपीट होता है। फर्डिनेंड de Saussure के सिग्निफायर और सिग्निफाइड एंड लैंग एंड परोल से क्वेश्चन आना गारंटीड है, तो मेक श्योर आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर किया हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग एंड परोल। ये कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है, हर बार डिफरेंट कीवर्ड्स एंड डिफरेंट आपके बोल सकते हैं कि बनावट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनिंग हमेशा के लिए सेम रहता है। लैंग इज द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज सिस्टम, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा के जो रूल्स होते हैं, वो एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर आने वाले जो रूल्स होते हैं, उसको हम लोग लैंग बोलते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ग्रामर की, अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूं तो सबसे पहले मैंने उस इंग्लिश को बोलने की ग्रामर, उसके रूल्स, उसके सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है वो सीखा होगा।
On the other side, parole is the language actually produced by its users following lang. मैंने इंग्लिश की पूरी ग्रामर को एंड रूल्स को, उसके सिस्टम को समझ लिया, एंड नाउ व्हेन आई एम एक्चुअली इंडिविजुअली प्रोड्यूसिंग स्पीच एक्ट जो मेरी हो रही है, विच आई एम डूइंग राइट नाउ, विच इज यूनिक. इंग्लिश सबको आती है पर सबके इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस. मतलब आई एम यूजिंग सर्टन स्पीच दैट इज यूनिक जस्ट टू मी, जिसको हम लोग परोल बोलते हैं. तो लैंग आपका एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है जैसे ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, एंड परोल इज द एक्चुअल यूसेज दैट यू यूज यूजिंग दोज पर्टिकुलर रूल्स. आपका करेक्ट आंसर है ए एंड बी, एंड एज आई टोल्ड यू ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो मेक श्योर आप इसके अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें. जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि एक राइटर का टर्म हैज बीन बोरोड बाय विच राइटर एंड फ्रॉम होम. ये सिमिलर क्वेश्चन आपके सबएल्टन के टर्म के केस में पूछा गया है, पेनॉप्टिसिज्म के केस में पूछा गया है, एंड नाउ वी हैव द टर्म ट्रेस which refers to the trace of the other has been borrowed by Jacques Lacan from. Your correct answer is Emmanuel Levinas, who was a philosopher and who used this term trace in his philosophy, but was borrowed by Jacques Lacan, the famous French psychoanalyst, in the theory of his psychoanalysis, which is in connection with the two others जो जिनकी थ्योरी आप लोग पढ़ते हैं. So make sure कि आप ऐसी टाइप के क्वेश्चंस को जरूर से अच्छे से पढ़ा करो जहां पर एक टर्म का ओरिजिनेटर कौन होता है एंड उसका जो बोल सकते हैं बोरो किसी और ने किया है इन अनदर कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछा जाता है. In June 2025, you have been asked the most repeated questions of all times कि the term chronotope has been coined by whom? Your correct answer is Mikhail Bakhtin, जिन्होंने इस particular term को coin किया है. कई बार आपके एग्जाम में repeated questions match the following के थ्रू आपसे ये question पूछा गया है, तो make sure you do not forget कि Mikhail Bakhtin has coined the term chronotope, and by chronotope he is simply telling the coming together of the time and space in a story that shapes the literature और इट्स कॉन्टेक्स्ट. मैंने आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. व्हेन यू सी अ पॉवर्टी सीन, तो किस तरीके से आपके पॉवर्टी सीन को दिखाने के लिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, गरीबी दिखाने के लिए टपकती हुई छत को दिखाया जाता है. या फिर अगर आप एक 90s की मूवी को डायरेक्ट कर रहे हो तो कैसे 90s के कपड़े पहनाए जाते हैं, 90s का लेंस लगाया जाता है, पुराने टाइप के डायलॉग एंड पुराने सेटअप दिखाए जाएंगे. बोथ टाइम एंड योर स्पेशल वाइज इस दोनों चीजों को यूज किया जाता है ताकि आपकी स्टोरी एंड कैरेक्टर में जान आए, विच इज द कमिंग टुगेदर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन लिटरेचर दैट शेप्स द स्टोरी. तो आई होप दिस पर्टिकुलर टर्म इज क्लियर, एंड बिकॉज दिस इज रिपीटेड तो इसको अच्छे से आप लोग रट लेना. In June 2025, you have been asked this very interesting question, and I will tell you कि जब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो किस तरीके से आपको उन्हें सॉल्व करना है. Which of the schools of criticism has strongly opposed formalism? अब क्वेश्चन का मीनिंग आपको यहीं पे मिल जाता है, आगे बस आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है ताकि एग्जाम सेंटर पे यू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. आपका इतने से ही काम बन जाना चाहिए कि कौन से इन स्कूल्स में से ऐसा स्कूल है जिसने स्ट्रांगली अपोज किया है फॉर्मलिज्म को, बट स्टिल वी आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. In both its European and American varieties, rejecting the view that there is a sharp and definable division between ordinary language and literary language. Okay, इन्होंने जो information दी है, we are going to use that. सबसे पहले you must be clear about the theory of formalism, which was the theory जो सबसे ज़्यादा focus करते थे on the language and the structure of a particular text, without looking at the context or the author की details, history की details, आपके reader क्या सोचता है, and all these context को वो लोग बिल्कुल sideline कर देते थे कि हमारा जो text है या फिर specially जो हमारी poetry है वो enough है meaning decipher करने के लिए, and we are not in need of any other type of context or extra information which was very different from the traditional meaning of deciphering the text. तो फॉर्मलिज्म एक ऐसा था आपका
लिटरेरी थ्योरी जो मानता था कि आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है विच इज़ द ऑर्डिनरी लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पोएटिक लैंग्वेज, या फिर जो हम लोग लिटरेरी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तभी आपको इसके अंदर डीफेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, जो बोलता है कि जो पोएटिक लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है फ्रॉम योर ऑर्डिनरी लैंग्वेज। अब कौन सी इसमें से ऐसी थ्योरीज हैं जो इस बात को बिल्कुल गलत नकार देती हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल। सबसे पहले रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, क्योंकि फॉर्मलिज्म इनका विरोध करता है, तो रीडर रिस्पॉन्स इनका विरोध करता है बिकॉज दे टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड द इफेक्ट ऑन द ऑडियंस। तो जाहिर सी बात है ये हमारा आंसर होगा। स्पीच एक्ट थ्योरी इज ऑल्सो योर आंसर, जो कि डिसमेंटल कर देता है इनके लैंग्वेज के बिलीफ के बारे में। एंड तीसरा है हमारा न्यू हिस्टोरिसिज्म विच वॉज लाइक द कट्टर दुश्मन ऑफ योर न्यू क्रिटिसिज्म एंड द फॉर्मलिज्म। इसीलिए इन्होंने कहा है कि अमेरिकन वैराइटीज ऑफ फॉर्मलिज्म, तो अमेरिकन वैराइटी ऑफ फॉर्मलिज्म वॉज योर न्यू क्रिटिसिज्म, जो कि ऑथर के इंटेंशन या हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल डिटेल्स को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते थे। एंड न्यू हिस्टोरिसिज्म तो बिना हिस्ट्री के एंड कॉन्टेक्स्ट के काम ही नहीं करता है। सो आपके करेक्ट आंसर्स निकल के आते हैं बी, सी एंड डी, जो कि बिल्कुल भी फॉर्मलिज्म थ्योरी को सपोर्ट नहीं करेंगे और स्ट्रांगली अपोज करते हैं। दिस इज हाउ यू टेक आउट द आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है एंड आपके क्वेश्चन के कुछ ही स्टेटमेंट्स को ही देख के आपका आंसर निकल आएगा। जून 2025 में यू सी दिस क्वेश्चन विच इज ऑफन आस्क्ड इन लिटरेरी थ्योरी कि ये कौन सा टर्म है जो इस राइटर ने ओरिजिनेट किया है एंड किसने बोरो किया है। Who has designed panopticon and used the term as a new mode of obtaining power of mind over mind? तो ये जो आपका panopticon या panopticism term है, हम लोग लिटरेरी थ्योरी में पढ़ते हैं, is related to Michel Foucault, who used this particular term as a metaphor for surveillance in modern society। कि किस तरीके से जेल वाला उन्होंने एग्जाम्पल लिया था कि there is a big tower, उसमें से लाइट निकलती रहती है एंड जो लाइट है वो हर जेल के सेल में जा रही है, विच इज मेकिंग द चोर थिंक कि जो उसके अंदर सेलर्स बैठे हुए हैं कि आई एम बीइंग वॉच्ड। तो किस तरीके से मॉडर्न सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरास के थ्रू एंड बहुत सारे ऐसे तरीके के हथकंडों के थ्रू आपको इन चेक रखा जाता है। दिस वॉज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट बाय मिशेल फुको अपने वर्क डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट के अंदर। दिस कॉन्सेप्ट वॉज ओरिजिनली टॉक्ड अबाउट बाय जेरेमी बेंथम आर्किटेक्चरल सेंस में एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्टेनिंग पावर ओवर माइंड। तो जरूर से आप लोग इस दोनों कॉन्टेक्स्ट को पढ़िएगा। एंड मिशेल फुको का ये जो टर्म है पैनोप्टिकॉन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छी तरीके से रट ले और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ ले। इन जून 2025 यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्वेश्चन जिसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, which says choose the statements given by Virginia Woolf about women. Now, these are some of the statements which are passed by Virginia Woolf in her critical essay A Room of One's Own. अब ऐसे टाइप के questions I do understand is difficult because you do not take out the text or the original text and आप एक एक लाइन रट के नहीं जाते हो. But since and if you have studied एनी पर्टिकुलर क्रिटिकल टेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक अ रूम ऑफ वन्स ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ, आपको फेयर आइडिया होता है कि दीज आर द स्टेटमेंट्स जो हम लोग ने रफ टफ पढ़े हुए हैं। इन दिस केस योर करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड ई एंड वील सी कि क्यों ये आंसर है। She dominates the lives of kings and conquerors in fiction. Here, Virginia Woolf is trying to focus on the importance of women only in fiction. You are going to see women being idolized as muse, as seen as an idol, as the actual heroine in fiction. But in real life, you are going to see pathetic condition of the woman. She pervades poetry from cover to cover. She is all but absent from history. Again, the same point that you give so much of importance, you give such good roles to women in fiction कि उनके इर्द गिर्द ही सारी कहानियाँ आपकी चल रही हैं पोइट्री में। Men are going crazy about the love of that particular female. But in real life, क्या women have been given that position, that importance and such adore in real life जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, which is again so ironical.
In real life, she could hardly read, could scarcely spell, and was the property of her husband. It is in context with those times where women were given no good roles outside the domestic sphere, where she was just subjected to looking after the house, the needs of the husband, and bear the children. उसको पढ़ना नहीं आता था, उसको स्पेल करना नहीं आता था, एंड शी वॉज जस्ट और नथिंग मोर देन द प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड. So all these 3 points are being quoted in A Room of One's Own, where she talks about women liberty and the necessity of women's education or personal space, where she can actually do something for herself. She even brings up the example of the imaginative Shakespeare's sister, कि अगर वो होती तो she would also have been denied the creative freedom that was granted to Shakespeare, and her name could have just gone in vain doing the domestic chores of the house, जब आप शेक्सपियर से compare करें. So these are all of her views. I hope this question is clear to you. Look closely at this question asked in June 2025. Choose the correct key points related to the approach of feminism and gender studies. Now, dear students, you need to understand कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को पढ़ा है तो उसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स उठ के आपके एग्जाम में नहीं आएंगे. यू हैव टू बी सो डीपली एनालिटिकल, एंड आपने इतने अच्छे से उस थ्योरी को पढ़ा होगा तब जाके आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कर पाते हो. सो फेमिनिज्म एंड जेंडर स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में आपसे 5 स्टेटमेंट्स पोज किए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट ढूंढ के निकालना है. वन बाय वन वी विल सी. पहला वाला ऑप्शन हमसे कहता है कि फेमिनिज्म इज कंसर्न्ड विद द मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन इन अ पेट्रियार्कल कल्चर. नाउ इफ यू लुक एट द फाउंडेशन और द बिगिनिंग ऑफ द फेमिनिस्ट थ्योरी और द फेमिनिज्म की वेव, they indeed talked about the marginalization and the oppression of the woman in a patriarchal society, in all spheres, both socially, culturally, politically, in every spheres, how they have not been given the rights they deserved. तो ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है. Point number B. Feminist critics explain how the subordination of women is reflected or challenged by literary text. This point is correct. कि कैसे लिटरेचर में या फिर आज के भी दिन में आप मूवीज में देख पाते हो कि किस तरीके से वुमेन को पोर्ट्रे किया जाता है, जहां पर उनके रोल्स को हमारे दिमाग में रीइंफोर्स कर दिया जाता है दैट वुमेन आर मेंट फॉर दीज पर्टिकुलर रोल्स ओनली. सो these things are reinforced through literature, through movies in the minds of the common people. तो उसको लिटरेचर में रिफ्लेक्ट भी किया जाता है, एंड अब उसको चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक्स. They examine the experiences of women of all races, classes, sexual preferences and cultures. We have talked about the intersectional feminism, जहाँ पर हर एक सेक्शन के या हर एक टाइप के फेमिनिज्म को इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बैठेगा. पॉइंट नंबर सी. Mary Wollstonecraft defines 4 models of sexual difference: biological, linguistic, psychoanalytical and cultural. अब ये एक factual based आपका statement है जो कि गलत है. मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, जो कि अपने विंडिकेशन फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन के लिए बहुत फेमस है, उन्होंने ये 4 टाइप के मॉडल्स कहीं से भी कॉइन आउट नहीं किए हैं. तो ये वाला जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो रूल आउट हो जाएगा. Point number D. Feminist critics' goals to expose patriarchal premises and resulting prejudices, to promote the discovery of re-evaluation of literature by women, and to examine social, cultural and psychosexual context of literature and literary criticism. Statement बड़ा है पर बिल्कुल सही कहा गया है कि किस तरीके से now feminist critics are trying to expose the patriarchal thinking and the premises जो were a result of great prejudice against the woman, उसको ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं थ्रू द लिटरेरी टेक्स्ट एंड देयर पर्सपेक्टिव. तो ये वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट है, एंड बाय नाउ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर विच इज A, B and D, विच इज दिस. पॉइंट नंबर 5 भी हम लोग देखते हैं. सिमोन डे बिवियर प्रेफर्स वुमेनिज्म टू फेमिनिज्म. अगेन दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. जिस बच्चे ने फेमिनिज्म एंड उनके सभी फेमिनिस्ट राइटर्स को पढ़ा है उनको पता है कि वुमेनिज्म इज अ टर्म कॉइंड एंड कनेक्टेड विद एलिस वॉकर. तो ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा. सिमोन डे बिवियर द सेकंड सेक्स के बारे में बात करती हैं, ये उनका स्पेशल
टेक्स्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए. विद दिस यू गेट द करेक्ट आंसर एंड ऑल्सो यू गेट एन आइडिया कि ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है. स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को उठाना है, समझना है एंड करेक्ट आंसर तक आपको पहुंच जाना है. June 2025 में you have been asked this question. The term remainder has been first used by, your correct answer is Jacques Derrida. My God, Jacques Derrida has coined so many terms that sometimes I feel कि इनके इतने सारे terms है, there are how many terms should I be giving to the students कि वो confuse ना हो जाएं. ट्रेस कॉइन आउट किया है इन्होंने, ही हैज़ कॉइंड आउट डिफरेंस, आर्च राइटिंग, देन अपने डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी के अंदर देर आर सो मेनी मल्टीपल टर्म्स जो इन्होंने कॉइन किए हैं. हर साल हर शिफ्ट में इनके किसी ना किसी टर्म से ऐसा क्वेश्चन आता है. सो योर करेक्ट आंसर इज जैक डेरिडा, जिन्होंने अपने वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ ग्रामेटोलॉजी के अंदर बात किया है अबाउट रिमाइंडर. प्लीज मेक श्योर कि इसको आप डिटेल में जाके एक बार सर्च करें कि क्या इसका मीनिंग है एंड एड इट टू योर नोट्स. June 2025 में you see this very fact based question कि who has coined the phrase bricolage. अब ये जो टर्म है कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है एंड योर करेक्ट आंसर इज क्लॉड लेवी-स्ट्रॉ, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. एंड ब्रिकोलेज का कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कल्चर एंड मिथ के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है. ब्रिकोलेज का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो डू इट योरसेल्फ होता है. हाउ यू डू और मेक समथिंग न्यू फ्रॉम द अवेलेबल आइटम्स. जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आते रहते हैं कि किसी भी वेस्ट से आपने एक बेस्ट प्रोडक्ट बना लिया बाय डूइंग इट योरसेल्फ. तो उसी तरीके से ही टॉक्ड अबाउट द प्रिमिटिव एंड द मिथिकल स्टोरीज एंड द सिंपल्स ऑफ हाउ यू यूज दीज थिंग्स एंड क्रिएट समथिंग न्यू इन लिटरेचर विच इज कनेक्टेड टू योर कल्चर एंड मिथ. सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है. मेक श्योर कि आप इससे अच्छे नोट्स बनाएं बिकॉज ये कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेटिव पूछा गया है. जून 2025 में पूछा गया है आपसे एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑनेस्टली इफ आई हैड बीन अ स्टूडेंट राइट नाउ, मेरे भी सबसे ज़्यादा मार्क्स इन टाइप के क्वेश्चंस की वजह से जाते बिकॉज आई एम गुड एट एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बट नॉट एट ऑल गुड एट रोट लर्निंग एंड रेक्टिफिकेशन. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिमांड करते हैं कि आपको डेट याद होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट टेक्स्ट एंड उसके बाद आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ. सो दिस इज इंडीड डिफिकल्ट. योर करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर 3 where History of Sexuality by Michel Foucault was published in 1976. Then Gender Trouble by Judith Butler आपका आता है 1990 में. And we have this another work, New Lesbian Criticism, Literary Theory and Cultural Readings 1992 में by Sally Munt. We have Bodies That Matter again by Judith Butler 1993 and A History of Gay Literature, The Male Tradition 1998. बहुत सारे ऐसे इसमें राइटर्स एंड क्रिटिक्स हैं जिनके नेम्स मैंने भी नहीं पढ़े हुए हैं. सो दीज आर दोज डिसाइडिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो गलत हो जाते हैं बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कौन इतनी डेट्स को याद रखेगा अपने एग्जाम में एंड दैट टू राइटर्स जिनके वर्क्स हम लोग ने कभी ना देखे हैं ना पढ़े हैं. सो यू कैन पास ऑन दीज क्वेश्चंस. जून 2025 में यू हैव बीन आस्क्ड दिस क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो कि कंपैरेटिवली इजी है फ्रॉम दोज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जहां पर आपके अक्रॉस लिटरेरी थ्योरीज में से किसी भी टेक्स्ट को उठा के बोलेंगे कि इसकी क्रोनोलॉजी में आप इसको लगाओ. यहां पे आपको पर्टिकुलरली एक थ्योरी दी गई है विच इज योर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एंड उनके टेक्स्ट को क्रोनोलॉजी में लगाने को बोला है. सो योर करेक्ट आंसर इज ACEDB. अब हम लोग इसकी डेट्स को भी एक बार देख लेते हैं. वेयर इन Other Worlds is a very important work by Gayatri Chakravarti Spivak published in 1987. Nation and Narration होमी के भाभा 1990 कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसकी डेट आप लोग जरूर से एक बार रट लीजिए. We have Modernity at Large, Cultural Dimensions of Globalization 1996 में published है. The Protestant Ethnic and Spirit of Capitalism 2002. Post-colonial literary studies, the first 30 years 2005. I do understand it is not possible to remember the dates with so many information that you already have to learn being literature students, but ऐसे जो कुछ आपके पॉपुलर नेम्स होते हैं जैसे गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक हो गई, एम सीजर हो गए, होमी के भाभा हो गए,
फ्रांस फैनन हो गए, इनके वर्क्स आपके एग्जाम में जरूर से आते हैं। तो मेक श्योर आप इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को अगर रट लेते हैं तो उनके बेसिस पे कभी कभी आपके ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस इजीली निकल जाते हैं। June 2025 में you have been asked a question from Ferdinand de Saussure and oh my God, Ferdinand de Saussure से आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टर्म बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस। मेक श्योर कि आप फर्डिनेंड de Saussure को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेज कि अकॉर्डिंग टू Saussure व्हाट इज द मिनिमम नंबर नेसेसरी टू कंप्लीट अ स्पीकिंग सर्किट। नाउ ये जो सर्किट वाला केस है, हम लोग ऑलरेडी 8th क्लास में, हमने फिजिक्स की क्लास में पढ़ा हुआ है, वेयर देयर इज अ सर्किट एंड अ कनेक्शन। तो यहां से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितने मिनिमम लोगों की जरूरत होती है टू कंप्लीट अ प्रॉपर सर्किट विच इज टू। एंड इस पर्टिकुलर स्पीकिंग सर्किट थ्योरी के बारे में इन्होंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि जहां पर आपका जो पहला पर्सन होता है विच इज पर्सन ए, वो कॉन्सेप्ट को फॉर्म करता है अपने दिमाग में कि दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव। साइकोलॉजिकल इनकोडिंग होती है जहां पे वो आइडियाज को अपने ब्रेन में वर्ड्स में प्रोसेस करता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करता है कि अपने वोकल कॉर्ड्स का, अपने मुंह का वो इस्तेमाल करेगा टू प्रोड्यूस थ्रू साउंड वेव्स दैट एक्चुअल आइडिया जो उसके दिमाग में था। फिजिकली ट्रांसमिट करता है एयर के थ्रू कि आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, एंड एयर के थ्रू बात किसी इंसान को पहुंच रही है। देन फिजियोलॉजिकल रिसेप्शन, सुनने वाला जो लिसनर है, बी है, वो उसी साउंड को सुनता है एंड देन अपने दिमाग में उसको ट्रांसमिट जो किया गया है उसको डेसिफर करने की कोशिश करता है, विच इज नोन एज साइकोलॉजिकल डिकोडिंग। एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट अ स्पीकिंग सर्किट, जहां पे यू नीड एटलीस्ट 2 persons, person A and person B, to actually complete this particular circuit. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इनके और भी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। सो दैट वॉज इंडीड अ ब्यूटीफुल सेशन वेयर यू सॉ फॉर योर सेल्फ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड एग्जाम सेंटर पे आपको कैसे सही आंसर तक पहुंचना है क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझते हुए। इफ इट ऑल यू आर इंटरेस्टेड टू स्टडी इन मोर डिटेल कि लिटरेरी थ्योरी को पूरी तरीके से मैं कवर करूं, तो आप मेरे इस कोर्स का जरूर से पार्ट बनिए। लेक्चर बाय लेक्चर अलॉन्ग विद प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनिंग हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चंस को मैंने इस कोर्स में करा के रखा है। इट इज कंप्लीट पैकेज जिसके बाहर से आपको कुछ आता हुआ नहीं दिखाई देगा, तो जरूर से इसको चेकआउट करिएगा। ऑल्सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बोथ मिसलेनियस एंड सेक्शन वाइज बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस PYQ टेस्ट सीरीज, जो आपको एग्जाम सेंटर की डिजिटल प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस करने के लिए, विच मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट एंड लेस एंशियस। डू लेट मी नो योर कॉमेंट बाय कॉमेंटिंग डाउन बिलो योर फीडबैक एंड आप क्या सोचते हो इन क्वेश्चंस के बारे में, आपके कितने करेक्ट हुए, कौन से नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आप ऐसे क्वेश्चंस देखना चाहोगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।